बस मैसेज मिल गया सर। क्या सर मिला सबको रिकॉर्डिंग मैसेज? यस सर। ओके ठीक है सर। तो चलो सर स्टार्ट करते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट ना काफ़ी दिनों से डिस्कशन चल रहा है। और लास्ट जो 5-6 क्लासेस था सर, उसमें हम लोग बात किए सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे, जो मैंने बेसिक्स ऑफ फाइनेंस है। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बिना फाइनेंस कुछ नहीं है, ऐसा मान सकते हैं आप। तो मैं आप लोगों को चलो आज ना डिविडेंड डिसीजन पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा सर? डिविडेंड डिसीजंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस पर्सपेक्टिव, और एग्जाम पर्पस में भी सिंपल बात है। तो नॉर्मली फाइनेंस में हम लोग लास्ट क्या क्या टॉपिक नॉर्मली कवर किया जाता है और क्या क्या हम लोग कवर किए हैं। जिनका जो भी टॉपिक हुआ है वो रिवाइज करे, जो नहीं हुआ है वो बाद में लाइव कर लेना। जैसे कि ऑब्जेक्टिव एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप, ठीक है, जो बेसिकली थियोरेटिकल एरिया है। टाइप्स ऑफ फाइनेंस, दैट इज आल्सो थियोरेटिकल एरिया, माने आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को जानना है। इसके अलावा रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर आपका पड़ता है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज, ठीक है। फिर आ जाता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज के बाद आपका आ जाता है कैपिटल बजटिंग, ठीक है। ठीक है, कैपिटल बजटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर कैपिटल बजटिंग के बाद आपका इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, वर्किंग कैपिटल का एक पार्ट है सर। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। इसमें से आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसका नाम है डिविडेंड डिसीजन टेक्निक। क्या क्या टेक्निक है सर? डिविडेंड डिसीजन टेक्निक। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डिविडेंड डिसीजंस, ये कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत ही वाइटल कॉन्सेप्ट माना जाता है और इसको रियल लाइफ यूज भी बहुत है। डिविडेंड डिसीजन बेसिकली सम पॉपुलर मार्केट एनालिस्ट या फाइनेंशियल गुरुज का थ्योरेम बोल सकते हो। मैंने कुछ पॉपुलर थ्योरेम है, अलग अलग ऑथर ने अलग अलग थ्योरेम दिया है, रिसर्चर ने, फिर उन्हीं का वो रिसर्च को ही एनालिसिस करके पढ़ना पड़ता है डिविडेंड डिसीजंस पे। चलो मैं आपको डायरेक्टली पॉइंट पे लेके आता हूँ। तो जो लोग अच्छा एक बात मैं बोलना भूल गया, रिसेंटली जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैंने कवर किया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर किसी का भी मिस है, ठीक है, जहाँ पर कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, एन्युटी, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ एन्युटी कैलकुलेशंस, अगर बाई चांस मिस कर चुके हो तो प्लीज मेरे से लिंक ले लो और क्लास कर लो। और मैंने कुछ होमवर्क दिया था और कुछ एक टॉपिक था रेसिडुअल बोल के, उसका ना मैं कुछ बैकअप क्लासेस मेरे पास है, मैं आपको शेयर करूंगा। आप प्लीज एक बार गो थ्रू करके रखना, ठीक है। सो डोंट इग्नोर दी वैल्यूएशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, अगर आप इसको इग्नोर करोगे ना तो फाइनेंस आपको इग्नोर कर देगा, ठीक है। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, डोंट इग्नोर दी इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। ओके सर, इतना बार चिल्लाते हैं ना हम, तो आप लोग गुस्सा हो जाते हो कि सर एक ही बात बार बार करते रहते हो, माथा खराब हो गया क्या? नहीं सर, माथा तो ठीक ठाक है अभी, पता नहीं आगे क्या होगा। अच्छा, तो रही बात डिविडेंड डिसीजंस की, ये जो टॉपिक है डिविडेंड डिसीजंस, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, जो लोग पहले कभी करे हो, मतलब कर चुके हो, उनको रिवाइज हो जाएगा, और जिनका कभी नहीं हुआ है वो सुनो सर, मैं धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले तो ना आपको डिविडेंड के बारे में एक स्पेशल बात करो। जैसे स्पेशल बात क्या है कि ये ना फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का एक टॉपिक है। एज ए फाइनेंस मैनेजर, जब आप किसी कंपनी में फाइनेंस मैनेजर का रोल अदा करते हो, क्या अदा करते हो सर? फाइनेंस मैनेजर का रोल। बात को समझे, जब आप किसी कंपनी में फाइनेंस मैनेजर का रोल प्ले कर रहे हो, ठीक है, तब आपके ऊपर ना ये फाइनेंशियल डिसीजन का प्रेशर होता है कि कंपनी क्या करेगा। क्योंकि डिविडेंड का मतलब होता है, डिविडेंड का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का अंश, ठीक है, प्रॉफिट का अंश। इसको बंगाली में बोलते हैं लभ्यांश, ठीक है, लाभेर अंश, ठीक है, बंगाली में बोलते हैं
एक्चुअली लभ्यांश ये वर्ड जो संस्कृत से ही लिया गया है, ठीक है। लभ्यांश माने लाभ का अंश, ठीक है। माने जब जब हम लोग बिजनेस करके लाभ करते हैं तो वो लाभ का थोड़ा हिस्सा शेयर होल्डर को एज पर देयर प्रोपोर्शनेट शेयर होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। एज पर देयर प्रोपोर्शनेट शेयर होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और मार्केट में डिविडेंड डिक्लेयर भी करते हैं कंपनी, आप लोग देखना कंपनी का एजीएम में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता रहता है। अब जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, आप बात को समझे सर, जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो कंपनी का ना हमेशा देखना एक एजीएम वगैरह होता रहता है। क्या होता रहता है सर? एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। जैसे मानो रिलायंस, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रिलायंस एजीएम डिविडेंड, ठीक है। मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए उठा रहा हूँ सर, बाकी आप लोग करंट मार्केट में काफ़ी नॉलेज आपको मिल जाएगा कि कौन सा कंपनी डिविडेंड लेके आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल ये जस्ट रैंडम सर्च किया, ठीक है। मैंने जस्ट रैंडम सर्च किया। स्क्रीन शेयर है आप लोगों को? कुछ दिख रहा है सर स्क्रीन में? प्लीज टेल मी। दिखाई दे रहा है कुछ? देखो यस सर। क्या दिख रहा है, देखो रिलायंस ने, इसका कंपनी का शेयर का दाम तो आपको दिख ही रहा है, 2308 टका करके ये शेयर का दाम है, ठीक है। अगर किसी को आज के रेट में रिलायंस का शेयर परचेज करना है ओपन मार्केट से, तो उसको इतना पैसा मार्केट में लगा के और शेयर खरीद सकता है। सर वो शेयर का दाम हो गया, पर मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो शेयर के दाम के बारे में नहीं कर रहा हूँ। कंपनी जो इंटरनल लेवल में प्रॉफिट करता है और उस प्रॉफिट का जो पार्ट होता है जैसे कि डिविडेंड कहते हैं, ठीक है, मैं उस डिविडेंड के बारे में बात करता हूँ। डिविडेंड के बारे में क्या बोल रहे हैं सर? फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2023, Reliance Industries had declared an equity dividend of 90% amounting rupees 9 per share, ठीक है। At the current share price of 2304, this result is a dividend yield of 0.39%. The company has a good dividend track record and has consistently declared dividend for the last 5 years. Reliance Industries लास्ट 5 साल से डिविडेंड प्रॉपरली डिक्लेयर करता है। और मजा का बात है सर कि ये जो 90% बोला ना, ये 90% माने मार्केट प्राइस के हिसाब से नहीं, दिस इज ऑन बेस्ड ऑन फेस वैल्यू। रिलायंस का फेस वैल्यू है सर कितना? 10 टका, 9 पर शेयर बोला है, तो 90% डिविडेंड 9 टका बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा सर? 9 रुपीज डिविडेंड मिलेगा पर शेयर में। डिविडेंड परसेंटेज है 90%, और ये 90% बेसिकली फेस वैल्यू का 90% है। मैंने 1 टका का 90% करके देखो कितना हो रहा है। 1 रुपी का 90% कितना हो जाएगा सर? आप करके चेक करके सकते हो। 1 रुपी का 90% कितना हो जाता है रे? कोई तो बताए मुझे, कैलकुलेट करके बोलो सर। 1 का 90% 0.9 हो रहा है क्या? 9 रुपी होगा कि नहीं होगा? अरे कुछ समझ में आ रहा है? यस और नो? हेलो, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे बताओ। ये कंपनी जो डिविडेंड 9 टका बता रहे हैं, ये 9 रुपी किसके ऊपर बेस करके बता रहे हैं? कंपनी के फेस वैल्यू के ऊपर। अब फेस वैल्यू भी आपको मिल जाएगा, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, रुक जाओ। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना मैं कहाँ से बता रहा हूँ? रिलायंस फेस वैल्यू, एक सेकेंड। फेस वैल्यू, रिलायंस का शेयर का फेस वैल्यू है, अच्छा 10 रुपी है। 10 रुपी का, अच्छा सॉरी सॉरी मैं 1 रुपये में कर रहा हूँ। 10 का 90% करो, आ जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, 10 टका फेस वैल्यू है, वही इसीलिए मेरा भी मैच नहीं कर रहा है, मैं पागल की तरह 1 टका मान के बैठा हूँ। सॉरी सर। तो 10 रुपी का फेस वैल्यू है। 10 रुपी के ऊपर कंपनी ने 90% डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो कंपनी का डिविडेंड का वैल्यू बता रहा है 9 रुपी। ओके, डिविडेंड परसेंटेज कितना हो गया? 10 का 90%, तो कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। 10 का 90% तो हो जाएगा 9। सॉरी सर, मैं 1 मान के बोल रहा था तो गलत हो रहा। इस तरह से आप जस्ट देखो, 21 जुलाई 2023 को, माने हाल फिलहाल का ही बात है, इसमें डेट देता है कि डिविडेंड किस दिन आपको दिया जाएगा, एक्स डेट और कम डेट का कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, ये नॉर्मली अकाउंटेंसी में बताया जाता है डिविडेंड अकाउंट्स में। 6 मई 2022 को कंपनी ने फाइनल डिविडेंड दिया था। अच्छा, डिविडेंड का भी ना टाइप्स होता है, एक फाइनल होता है और एक इंटरिम होता है। तो कभी कभी ना साल के बीच में, फाइनेंशियल ईयर के मिड मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में, कंपनी ना बीच बीच में डिविडेंड डिक्लेयर करता है। तो जब बीच में करता है तो उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, और जो एनुअल बेसिस में कर रहे हैं एंड ऑफ द ईयर में, उसे फाइनल डिविडेंड कहते हैं। नो, मैं आपको डिविडेंड का कैलकुलेशंस के लिए तो मेनली बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो आपको आगे आगे हजारों क्वेश्चन के थ्रू से जवाब मिलेगा, मैं कराऊंगा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो मैं बात आपके साथ कर रहा हूँ, ये मेनली फाइनेंसिंग डिसीजन के बेसिस में है। कि कंपनी डिविडेंड दे रहा है ये तो समझ में आ रहा है, पर कंपनी डिविडेंड क्यों देता है? अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देगा तो क्या होगा? क्या क्या बड़ा बड़ा सवाल का जवाब आपको मिलेगा। अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, understand the importance of dividend decisions, discuss various forms of dividend, discuss various determinants of dividend, explain various theories of dividend decisions। ये थ्योरी बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, एग्जामिनेशन में थ्योरी से सवाल करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ अप्रोच है, जैसे एमएम अप्रोच, मॉडिगिलनी एंड मिलर, इसके बारे में आप लोग कैपिटल स्ट्रक्चर में भी पढ़े थे। जब कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ाया था रिसेंट ट्रेंड में, तब आप लोग वहां पर भी एमएम के बारे में सुने थे। इसके अलावा वाल्टर्स मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल, ट्रेडिशनल मॉडल, लिंटर मॉडल, देयर आर सम पॉपुलर कॉन्सेप्ट अबाउट डिविडेंड डिसीजन थ्योरीज। समझ में आ रहा है सर? ओके, तो बेसिकली थ्योरी भी पढ़ना है और उससे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में भी जानना है। तो चलो थोड़ा सा बैकग्राउंड को डेवलप करते हैं, फिर एक एक करके थ्योरी में भी बात करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहला बात, कंपनी क्या करता है ना, मार्केट से पैसा जुगाड़ करते हैं। कंपनी क्या करता है, मार्केट से पैसा जुगाड़ करते हैं। सर जुगाड़ बने फाइनेंसिंग, इसीलिए आप लोग जो सब्जेक्ट पढ़ते हो उसको फाइनेंस कहा जाता है। एक बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस का होना बहुत जरूरी है। जब आपको जुगाड़ नहीं मिलेगा, जब आपको जुगाड़ नहीं मिलेगा, जुगाड़ इन द सेंस, बंगाली में बोलते हैं जुगाड़ है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं जुगाड़, एक ही बात है सर। ठीक है, जब आपको जुगाड़ नहीं मिलेगा फाइनेंस का, उसके बिना आप बिजनेस करोगे कहाँ से? अच्छा, अगर हो सकता है आपको अपनी फैमिली से मिल जाए, हो सकता है आपको अपने दोस्तों से मिल जाए, उसे एंजल बोलते हैं, एंजल फंड। जब आपको अपने करीबी लोगों से मिलता है उसको एंजल फंड कहते हैं। इसके बाद जब आपका बिजनेस धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है ना, बिजनेस जब एकदम इनिशियल स्टेज में होता है, जब एकदम इनिशियल स्टेज में बिजनेस होता है और आपको फंड का जरूरत होता है, कोई अपना रिश्तेदारी आपको हेल्प करता है, कोई आपका रिलेटिव्स, लाइक घर का पेरेंट्स हो सकता है, दोस्त का पेरेंट्स हो सकता है, हाँ सर करता है। कुछ कम्युनिटी है हमारे देश में जहाँ पर इस तरह का कल्चर अभी भी है, ठीक है, मैंने पड़ोसी भी हेल्प करता है। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा पड़ोसी तो दिखता नहीं है। सर क्या है ना, हमारा जगत बड़ा छोटा है, ठीक है, थोड़ा सा बाहर निकल के देखो, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सर आपको जैसे कितना देखने को मिल गया? नहीं सर, मिलता है, ऐसा नहीं कि देखने को नहीं मिलता, नजरिया भी होना चाहिए। अच्छा, इनिशियल स्टेज में जब कोई आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको कहते हैं सॉरी, एंजल इन्वेस्टर्स। फिर जब आपका बिजनेस स्टार्ट थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ने लगता है ना, फिर आपके बिजनेस में एक सेकंड ऑप्शन आते हैं, उनको बोलते हैं वीसी, वेंचर कैपिटलिस्ट। फिर आपका बिजनेस ना 1000 करोड़, 100 500 करोड़ का बिजनेस बना लेते हैं, तब आपके बिजनेस में आता है पीई, प्राइवेट इक्विटी। ठीक है, उसके बाद आप शेयर मार्केट में आ जाते हो आईपीओ के साथ। जो लोग कंपनी लॉ का क्लास करते हो उनको बहुत अच्छे से पता आईपीओ क्या होता है, या फिर जो लोग शेयर मार्केट बेसिक क्लास करते हो उन्हें भी पता है। मैंने शेयर मार्केट का जो रिसेंट में मैंने फिर से स्टार्ट किया सर, ट्रेडिंग के ऊपर पूरा एकदम A to Z बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारा बात होगा, वहां पर भी ये सब चर्चा होगा। ठीक है, आज ही मैं थोड़ा सा स्टार्ट किया था, बट आईपीओ में अभी बात नहीं किया, बट करूंगा, फिर से करूंगा। सो भाई पॉइंट इज दैट कि जब आपको बिजनेस स्टार्ट करना होता है, आपको फाइनेंसिंग में सोचना पड़ता है कि भाई पैसा मिले तो कहाँ से मिले। माँ बाप से मिलेगा, ठीक है, या फिर फादर इन लॉ से मिलेगा, मदर इन लॉ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? दोस्तों से मिलेगा। तो एंजल, उनको एंजल कहते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट, जब आपका बिजनेस मोटा मोटी 10-20 करोड़ का जरूरत में चालू हो जाता है ना, तब वेंचर कैपिटलिस्ट का जरूरत पड़ता है। फिर जब आपके बिजनेस को 300-400 करोड़ का जरूरत होता है, प्राइवेट इक्विटी फर्म लाइक सॉफ्ट बैंक ग्रुप, अलीबाबा ग्रुप, देयर आर लॉट्स ऑफ फेमस प्राइवेट इक्विटी ग्रुप थ्रू आउट द वर्ल्ड, जापान से, चाइना से, अमेरिका से। ठीक है, फिर आ जाता है शेयर होल्डिंग, शेयर मार्केट, जिसको हम लोग आईपीओ मार्केट बोलते हैं। बट ये सारा खेल फाइनेंसिंग डिसीजंस का है।
इसके अलावा कंपनी लोन ले सकता है। ये सब जो मैं आपको बता रहा था ये शेयर है। इसके अलावा कंपनी लोन के साथ भी जा सकते हैं, बैंक लोन। अगर बैंक को पसंद आ गया आपका बिजनेस मॉडल तो आपको लोन देगा। तो बेसिकली आप फाइनेंस करते हो, है ना, फिर आपका जो भी बिजनेस है वहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो। इसके बाद जो भी आपके बिजनेस में शेयर होल्डिंग किया था उनको आपको डिविडेंड देना है। तो यही डिविडेंड वाला पार्ट में मैं बात कर रहा हूँ। हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट क्या अभी, डिविडेंड वाला पार्ट में। so far we have discussed the first two decision that are financing and investment। इससे पहले हम लोग कैपिटल बजटिंग पढ़े हैं सर, ठीक है, कैपिटल बजटिंग पढ़े हैं, फाइनेंस का बेसिक एरिया पूरा कवर किए हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी किसी किसी का हो चुका होगा, ठीक है। तो फाइनेंसिंग डिसीजंस या फिर सोर्स ऑफ फाइनेंस भी कहो आप, मैं थोड़ा सा तो आइडिया फिर भी यहाँ दे रहा हूँ कि आप लोन ले लो, बैंक से ले लो, शेयर से ले लो, डिवेंचर से ले लो, बॉन्ड से ले लो, कहीं से भी लो, बट फाइनेंस तो आपको करना है। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं डिविडेंड के बारे में। फाइनेंस भी हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, अब शेयर होल्डर को ना आपके बिजनेस में पैसा लगा के डिविडेंड चाहिए। तो हम लोग यही इसी मैटर पे बात करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज मैनेजमेंट डिसीजंस। कुछ कंपनी है हमारे देश में जो डिविडेंड देने में बड़ा माहिर है सर, ठीक है। अगर आप गूगल भी करोगे ना आपको एक लिस्ट मिलेगा, चलो मैं दिखाता हूं आपको। तो मैं गूगल में लिखता हूं पॉपुलर डिविडेंड, डिविडेंड स्टॉक, हाँ डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इंडिया में करने से भी अच्छा रहेगा, बट यहाँ पर सब इंडिया का ही कंपनी है। ये देखो, ये अक्रॉस वेब एक रैंडम सोर्स मैंने निकाला, ठीक है। आप लोग भी निकाल सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। बस क्या ढूंढना है वो टाइप करना आना चाहिए। प्रॉब्लम वहीं पर सर, प्रॉब्लम यहीं पर है कि क्या ढूंढना है। सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, जवाब नहीं। जवाब मिलेगा, सवाल ढूंढो, ठीक है। क्वेश्चन से पता चलता है कि आपका सोच कहाँ जाता है, ठीक है, जवाब से नहीं। आप कितना अच्छा जवाब दे रहे हो वो ऑब्वियसली मैटर करता है, पर आपका सवाल से डिपेंड करता है कि आपका जवाब कितना बेहतर होगा। तो चलो ठीक है, कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, कोको कोला, एबीबी भाई, आई डोंट नो क्या कंपनी है, एप्पल, ये तो फॉरेन है, ओएनजीसी, ठीक है। फिर आपका एटीएनटी, हडको, कुछ फॉरेन भी है कुछ इंडिया का भी है। तो चलो मैं इंडिया वाला लेता हूँ, कोल इंडिया। तो देखा जा रहा है सर, कोल इंडिया का डिविडेंड यील्डिंग परसेंटेज वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। इसके अलावा आईटीसी, आईटीसी भी अच्छा डिविडेंड देता है, रिलायंस भी दे रहा है ना। कॉन्सेप्ट क्या है सर कि कुछ कंपनी ना काफी अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, डिविडेंड वही अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं जिसका प्रॉफिट अच्छा है और जिसका फर्दर डेवलपमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। फर्दर डेवलपमेंट माने बिजनेस एक सर्टेन लेवल में पहुंच गया, इसके बाद और बिजनेस आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर ज्यादा ग्रो करेगा तो फिर डिविडेंड ज्यादा नहीं दे सकता। जो ग्रोथ ग्रोथ कंपनी होता है ना, ग्रोथ कंपनी डिविडेंड ज्यादा दे देगा ना, तो फिर कैपिटल, बिजनेस करने का कैपिटल कहां से जुगाड़ करेगा। तो देयर इज अ डिलेमा, ठीक है। कुछ कंपनी जैसे रिलायंस, रिलायंस अच्छा कंपनी है, लेकिन रिलायंस डिविडेंड भी देता है और साथ में अपना ग्रोथ के बारे में भी सोचता है। डिविडेंड भी देता है शेयर होल्डर को और ग्रोथ के बारे में भी सोचता है। तो जब कंपनी दोनों चीज एक साथ करना चाहता है तो थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है। जैसे कोल इंडिया जैसे कंपनी, इसका फर्दर ग्रोथ थोड़ा सा चिंता में है, तो ये अच्छा डिविडेंड देता है। 9.1% के आसपास का हिसाब आपको यहाँ पर बता रहा है। तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा ये जो डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज है ये क्या काम करता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब मैं आपको यही सब चीज बताने वाला हूँ। ये जो मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग एरिया में हम लोग अभी गो थ्रू कर रहे हैं ना, कि कंपनी डिविडेंड देगा कि नहीं देगा, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके फायदा है कि नहीं है, इसका भी आपको अता पता लग जाएगा, इसका भी आपको अता पता लग जाएगा। जैसे मैं एक सिंपल सा चलता हूँ, जस्ट एक रैंडम पिक करने के लिए। जैसे मैं आपको भी कोल इंडिया का बोला ना, तो मैं थोड़ा कोल इंडिया का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकालना चाहता हूँ। सर कोल इंडिया रिसेंट पास्ट में गवर्नमेंट कंपनीज काफी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया है, ठीक है, रिसेंट पास्ट में। आज तो अच्छा ही दिखा रहा है, आज अच्छा ग्रोथ दिया होगा, ठीक है। सो
नो पॉइंट इज दैट सर, अभी स्टॉक में डिस्कस नहीं करेंगे, फाइनेंस पे डिस्कस करेंगे। जब भी हम किसी कंपनी का फाइनेंस को चेक करते हैं तो कंपनी का ना फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट जो हम लोग लेवरेज में पढ़ते थे या कैपिटल स्ट्रक्चर में, वो निकल के आ जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर या लेवरेज में ये टॉपिक डिस्कस किए थे। कंपनी अपना रेवेन्यू कमाते हैं, रेवेन्यू से एक्सपेंस को माइनस करते हैं, ठीक है। कंपनी अपने रेवेन्यू से एक्सपेंस को माइनस करेगा, रेवेन्यू माने सेल, ठीक है। फिर वहां से एक्सपेंस वगैरह माइनस करेगा, फिर जाके कंपनी का क्या होता है सर, प्रॉफिट चालू होता है, EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये सब आप लोग जानते हो, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। फिर जैसे EBITDA हो गया ना, फिर वहां से कंपनी इंटरेस्ट वगैरह पे करता है या डेप्रिसिएशन पे करता है, फिर कंपनी को PBIT या EBIT मिलता है। ये सब आप लोग जानते हो, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ। फिर यहाँ से कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स माने प्रॉफिट सरकार को टैक्स देने से पहले, फिर PBT से सरकार क्या, कंपनी क्या करता है, PBT से टैक्स प्रोवाइड करता है। सरकार को टैक्स देने के बाद जो बचेगा, सरकार को टैक्स देने के बाद जो बचेगा वो कंपनी का नेट इनकम कहलाता है। और नेट इनकम से, इसको ना EBIT भी कहते हैं, नेट इनकम या प्रॉफिट बोलो आप इसको बेसिकली। इस प्रॉफिट से कंपनी अपने शेयर होल्डर का पर शेयर अर्निंग ढूंढता है, और कंपनी को पर शेयर अर्निंग भी मिलेगा और कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देगा। जैसे आप देख सकते हो कि पर शेयर में कोल इंडिया मोटा मोटी कभी 12%, कभी 16%, कभी 17%, कभी 24%, कभी काफी अच्छा डिविडेंड पर शेयर दे रहा है, पर शेयर में डिविडेंड दे रहा है सर। तो इस तरह से आप देखोगे कि कंपनी डिविडेंड दे रहा है, ठीक है। मैं रिलायंस में दिखाया, मैं कोल इंडिया पे दिखाया आपको अभी, ठीक है। तो इसलिए दिखाया कि आपको समझाने के लिए कि कंपनी डिविडेंड देता है। लेकिन क्वेश्चन इज दैट सर, कंपनी डिविडेंड दे तो रहा है, पर इसके पीछे का डिसीजन क्या है, इसके पीछे का डिसीजन क्या है। नाउ कुछ बड़ा सिंपल सिंपल सवाल है सर। कहता है कि कंपनी जो डिविडेंड पे करता है, ये समझना आसान है, डिविडेंड डिसीजन इज इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। क्यों इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि जब कंपनी डिविडेंड दे देता है ना, तो कंपनी का कैपिटल गिर जाता है। जब कंपनी डिविडेंड पे कर देगा तो कंपनी का जो ओवरऑल कैपिटल डेवलप हुआ था ना, वो कैपिटल डेवलपमेंट थोड़ा सा डाउन हो जाता है डिविडेंड आउट होने के बाद, डिविडेंड पे करने के बाद। और जैसे ही कैपिटल आउटफ्लो हो जाता है, आप लोग सर फाइनल अकाउंट्स तो सभी को ही करते हो, जानते हो, बचपन से कर रहे हो, क्लास 11 से कर रहे हो। फाइनल अकाउंट्स में जब आप लोग बैलेंस शीट ड्रॉ करते हो इन सिंपल, तब आप लोग जानते हो कि दिस इज द एसेट साइड एंड दिस इज द लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी में आपका कैपिटल होता है, कैपिटल कैपिटल से मानो कि आपने कुछ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने जितना प्रॉफिट कमाया, तो नेट प्रॉफिट आपका कैपिटल में इंक्लूड हो जाते हैं, है ना। मानो किसी बिजनेस में पहले से 10 लाख कैपिटल था, अब नया प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का, अब ये 10 लाख का कैपिटल के साथ और 1 लाख ऐड हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो आपके पास टोटल 11 लाख का कैपिटल होगा। अब ये जो न्यू प्रॉफिट है ना, कंपनी इसी से डिविडेंड देता है। अगर 1 लाख में से मानो 50,000 डिविडेंड दे देता है कंपनी, ठीक है, पर शेयर होल्डर के हिसाब से, तो कंपनी यहाँ पर कैपिटल क्या करेगा, 1 लाख में से ये कम हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, तो ओवरऑल कंपनी का कैपिटल कम हो जाएगा। और कैपिटल कम होने का मतलब ये है सर, कैपिटल जब कंपनी का डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, माने फर्दर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। जब कंपनी का कैपिटल डिक्रीज कर जाएगा, प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा, प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा। नाउ देयर इज ए कैच, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। लेकिन सर अगर डिविडेंड देना भी रोक दो ना, अगर कंपनी डिविडेंड भी देना मतलब रोक देता है, तो शेयर होल्डर नाखुश हो जाते हैं, शेयर होल्डर नाखुश हो जाते हैं, मतलब दे आर नॉट हैप्पी। शेयर होल्डर को हैप्पी रखना भी कंपनी का एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। तो शेयर होल्डर को भी हैप्पी करना है, कंपनी का भी ग्रोथ करना है। जब कंपनी प्रॉफिट अच्छा करता है पर ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे देता है, क्योंकि पैसा हाथ में रखे कोई फायदा नहीं है। बेहतर है कि पैसा को लोगों के लिए दे दो जिनका है, ठीक है। लेकिन जब आपको प्रोजेक्ट मिले, तब जनरल मीटिंग में डिस्कशन करो, AGM EGM वगैरह में डिस्कशन करो कि भाई हमें एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, हमारा बिजनेस का पैसा अच्छा जगह में लगाएंगे तो डबल रिटर्न मिलेगा, 2 गुना मिलेगा, 3 गुना मिलेगा, 4 गुना मिलेगा। मैनेजमेंट को समझाओ, शेयर होल्डर को समझाओ। सो
कहना आसान है सर, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, यही बात कहना चाह रहा है सर। तो इसीलिए कंपनी कितना डिविडेंड देगा, कैसे देगा, वो तो लॉ सिखाता है, ठीक है। लॉ में आपको बताया जाता है, कंपनी लॉ में डिविडेंड के ऊपर एक स्पेशल लॉ का पेपर होता है। जिनका कंपनी लॉ का क्लास नहीं होता है या जो नहीं करता है, मैक्सिमम करते हैं आई नो, उनके लिए बोलूंगा कि आप जरूर एक बार कंपनी लॉ का क्लास देख सकते हो। वहां पर ना लीगल पार्ट बोला हुआ है, बट हम लोग अभी फाइनेंशियल पार्ट में फोकस कर रहे हैं। तो डिविडेंड डिसीजन इज इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। Suppose a company, say X Limited, which is continuously paying the dividend at a normal growth rate, earn huge profit this year. Now the management have to decide whether it should continue to pay dividend at a normal rate or to pay at an increasing rate. कम डिविडेंड देंगे कि ज्यादा डिविडेंड देंगे? मैं आपको बोला ना, डिलेमा। कंपनी इज ऑलवेज इन अ डिलेमा। करे तो क्या करे? डिविडेंड दे देंगे तो पूंजी कम हो जाएगा, ठीक है, रिजर्व कम हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं देंगे तो शेयर होल्डर रुट जाएगा, ठीक है, कि रूठे की मनाए, ठीक है, शेयर होल्डर रूठे हुए शेयर होल्डर को मनाए कि क्या करे? द रीजन इज दैट द मैनेजमेंट डिसाइड टू पे हायर डिविडेंड, then it might be possible that next year the company will not achieve such higher growth rate. अगर मैनेजमेंट ज्यादा डिविडेंड देगा, शेयर होल्डर तो खुश हो जाएगा, पर कंपनी का ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, resulting in lower dividend payment in comparison to previous year. However, if the company decide to stay on the normal rate of dividend, then surplus amount of the return earning would remain idle. यानी जो कंपनी ने अर्न किया वो बेकार पड़ा रहेगा, which result in over capitalizations. और ओवर कैपिटलाइजेशन में प्रॉब्लम क्या होता है कि फंड आइडल पड़ा रहता है, और आइडल फंड को मैनेज करने का ही एक्स्ट्रा पैसा लग जाता है। मैंने पैसा मैनेज करने के लिए भी काफी चार्जेस वगैरह मेंटेन करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसा। जो लोग वर्किंग कैपिटल पढ़े हो सर, वहां पर ना कैश मैनेजमेंट का एक टॉपिक पढ़ा था। अगर किसी ने ये क्लास किया है तो उनको पता होगा, वर्किंग कैपिटल चैप्टर के अंदर होता है सर कैश मैनेजमेंट। आप में से काफी लोग किया है आई नो, पर जिन्होंने नहीं किया वो या तो बैकअप ले लो सर, बढ़िया रहेगा। कैश मैनेजमेंट, कंपनी कभी नहीं चाहेगा कि उसके पास एक्स्ट्रा कैश हो, ठीक है। एक्स्ट्रा कोई भी चीज अच्छा नहीं है, ज्यादा होने से डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, एक्स्ट्रा खाना, एक्स्ट्रा पहनने का चीज, एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा घर सर क्या दान कर दे? सर दान आप अपनी इच्छा से करो, लेकिन बेसिकली अपने पास आइडल नॉर्मली फेंक के ना रखो, ठीक है, नॉर्मली फेंक के ना रखे, आइडल आइडल ना रखे, इसमें आपका ही खर्चा बढ़ेगा। इफ नो अदर अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट, यूटिलाइज द आइडल फंड्स। तो आपको आइडल फंड्स को यूटिलाइज करना चाहिए। एक्स्ट्रा पैसा बिजनेस में आया है पर आप उसको कुछ कर नहीं पा रहे हो। फर्दर देयर आर सम अदर फैक्टर्स आल्सो व्हिच द विल अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजंस, ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करता है, आगे आगे चर्चा करेंगे। Furthermore, there are few dividend theories which will put light on the complexities involved in dividend decisions, जो मैं आपके साथ बात करूंगा अभी। And these theories have been discussed under the following two categories. चलो क्या कैटेगरी है देखते हैं। अच्छा प्लीज मुझे बताओ सर, आप लोग समझ पा रहे हो सर? अभी तक का बात समझ में आया? प्लीज सर, अभी तक मैं आपके साथ जो भी बातें कर रहा हूँ क्या माथा में जा रहा है सर? हेलो, चुप ना रहो सर, कुछ तो कहो। हाँ नील, रवि, संपत, शालिनी, बोलो सर, समझ में आ रहा है? किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है, क्या बात है? कनेक्टेड है कोई? हेलो, हाँ सर, ओके सर, ठीक है सर, मे बी किसी किसी का माइक इश्यूज भी हो सकता है, इट्स ओके। अब चलो यहाँ पर ना दो थ्योरी मेनली आता है, एक का नाम है सर एमएम अप्रोच, दूसरे का नाम है सर वॉल्टर्स मॉडल एंड गॉर्डन्स मॉडल। वेरी पॉपुलर थ्योरी सर, वॉल्टर एंड गॉर्डन, वेरी वेरी पॉपुलर। इनको जानोगे ना, आपको बिजनेस के बारे में काफी आइडिया होगा, बड़े बड़े कंपनी कैसे डिसीजन लेते हैं, कॉर्पोरेट डिसीजन कैसे होते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग, कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग में आपको काफी आइडिया मिलेगा।
तो एक थ्योरी का नाम है सर इररिलेवेंस थ्योरी और एक थ्योरी का नाम है रेलेवेंस थ्योरी। सर रेलेवेंस एंड इररिलेवेंस, हाँ सर, देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड इररिलेवेंस थ्योरी, देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड रेलेवेंस थ्योरी। तो जो एमएम अप्रोच है, माने मॉडिग्लिनी एंड मिलर का अप्रोच, उसे इररिलेवेंस थ्योरी कहते हैं। एंड जो रेलेवेंस थ्योरी है, वॉल्टर्स मॉडल एंड गॉर्डन्स मॉडल, उसे रेलेवेंस थ्योरी कहते हैं। सर ऐसा नाम क्यों दिया? रेलेवेंस माने रेलेवेंस से आया सर, ठीक है। रेलेवेंसी का क्या मतलब होता है, मैंने कुछ रेलेवेंस है, मैंने डिविडेंड का कुछ कनेक्शन है। कोई बोलेगा नहीं डिविडेंड दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कुछ इस तरह का बात है। कोई बोलेगा दो ना दो वैल्यूएशन चेंज नहीं होगा, कोई बोलता है देने से कुछ चेंजेस होता है। तो डिविडेंड को समझने के लिए आपको मैं इतना देर से जो थ्योरेटिकली समझाने का कोशिश कर रहा था, उसी के बारे में थोड़ा समझा रहा है। डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड क्या है सर? डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स which is distributed to the shareholders, जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट होता है। फर्दर द प्रॉफिट अर्न्ड बाय ए कंपनी, profit earned by a company after paying taxes can be used for distribution of dividend and retaining as a surplus for future growth, retaining as a surplus for future growth। माने अगर आप डिविडेंड को रिटेन करते हो तो आपके बिजनेस पे क्या होता है सर? फर्दर ग्रोथ के लिए रखते हो, या फिर आप डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। किसके बीच में? शेयर होल्डर्स के बीच में। किसके बीच में? किसको देना है सर? शेयर होल्डर को देना है ना। पॉइंट क्या है सर? पॉइंट क्या है कि ये जो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करें कि रिटर्न करें, सवाल है। डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करें कि रिटर्न करें? अब इस सवाल का जवाब तो आपको धीरे धीरे मिलेगा, यही तो मेन खेल है सर। सर क्या अच्छा बात है, डिविडेंड को रिटर्न करना अच्छा बात है सरप्लस के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए, कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना अच्छा बात है? मैं आपको अभी कुछ देर पहले बता रहा था, अगर आपने ठीक ठाक से कनेक्टेड थे तो आपको पता होगा कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो शेयर होल्डर खुश है, अगर आप रिटर्न कर देते हो तो बिजनेस के लिए अच्छा है, अगर अपॉर्चुनिटी कुछ है तो बिजनेस अगर उसका यूज कर पाता है तो। लेकिन ये जो भी यहाँ पर बता रहा है ना, ये अल्टीमेटली इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां से होगा? यहां से होगा। ये जो नेट इनकम था ना, यहां से होगा। इसको पैट कहते हैं सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है डिविडेंड के तौर पे। चलो, तो ये हो गया मीनिंग ऑफ डिविडेंड। जो प्रॉफिट का पार्ट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है उसे डिविडेंड कहते हैं। अच्छा, डिविडेंड कितना तरह का हो सकता है? सर डिविडेंड का कुछ टाइप्स है, ठीक है। एक हो गया कैश डिविडेंड और एक होता है नॉन कैश डिविडेंड, ठीक है। जैसे कि कैश डिविडेंड कैसे होता है? द डिविडेंड कैन बी दी फॉलोइंग फॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन सम फैक्टर्स। जैसे कि कैश डिविडेंड, ये सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डिविडेंड है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कैश में प्रॉफिट का पार्ट देते हैं। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। कैश हियर मींस कैश, चेक, वारंट, मतलब शेयर वारंट के तौर पे हो सकता है, डिविडेंड वारंट के तौर पे, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और डायरेक्टली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, बट काइंड पे नहीं होगा। और एक होता है सर स्टॉक डिविडेंड, जिसको हम लोग बोनस शेयर के नाम से भी जानते हैं। अब रिसेंटली जो लोग कंपनी लॉ का क्लास किया वहां पर बोनस शेयर के बारे में भी काफी डिस्कस हो रहा था। यानी आप जिस कंपनी का शेयर होल्ड करते हो वो आपको एक्स्ट्रा शेयर देता है विदाउट टेकिंग एनी फर्दर चार्जेस, माने आपको शेयर का दाम नहीं लेगा पर आपको एक एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा। हाँ, बदले में वैल्यूएशन में थोड़ा चेंजेस होता है, उसमें मैं बाद में बात करता हूँ। स्टॉक डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड माने जो कैश डिविडेंड नहीं है। It is a distribution of shares in lieu of cash dividend. When a company issues new shares to its existing shareholders without any consideration, it is called bonus shares. बदले में आपसे कुछ नहीं लेगा, विदाउट एनी कंसिडरेशन, ये वर्ड ही दे दिया आपको, पर आपको शेयर देगा कंपनी का। सपोज आप रिलायंस का शेयर होल्ड कर रहे हो, जैसे रिसेंटली रिलायंस ने बोनस दिया, बट बोनस थोड़ा अलग लेवल पे दिया। रिलायंस को तोड़ के एक कंपनी बना जिसका नाम है जियो फाइनेंस बोल के, जियो फाइनेंशियल सर्विस। जिसको स्टॉक मार्केट का नॉलेज है या फिर मार्केट के साथ कनेक्टेड है उनको पता जरूर होगा जियो फाइनेंशियल सर्विस। तो रिलायंस का शेयर तोड़ के, मतलब पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस रिलायंस का ही पार्ट था, बट जिनके पास भी रिलायंस का शेयर था, हर एक शेयर के बदले उनको जियो का एक शेयर मिला है। मानो किसी के पास रिलायंस का 100 शेयर था
तो उसको बोनस के तौर पे जियो फाइनेंस का 100 शेयर मिला है, कुछ इस तरह का रेशियो 1:1। तो बेसिकली आपको बोनस दिया जा रहा है। Such shares are distributed proportionately, thereby retaining proportionate ownership of the company. If a shareholders own 100 share at a time and 10% dividend is declared, ठीक है, मानो आपके पास किसी कंपनी का 100 शेयर है और कंपनी आपको 10% डिविडेंड दे रहा है, then he will have 100 into 10 additional shares, thereby increasing the equity share. अगर कोई आपको बोलता है 10% डिविडेंड, if the shareholders own 100 shares at a time and 10% dividend is declared, इसका मतलब 10% डिविडेंड किस तौर पे, शेयर के तौर पे, पैसा नहीं देगा। मतलब आपके पास 100 शेयर था, अभी एक्स्ट्रा और 10 शेयर मिलेगा। इसके बदले क्या होगा, आपके पास पहले 100 शेयर था, अभी प्लस 10 हो जाएगा, यानी 110 शेयर हो जाएगा, आपका शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड रिड्यूसिंग रिजर्व एंड सरप्लस, कंपनी अपना रिजर्व सरप्लस को घटा देगा। द टोटल नेट वर्थ इज नॉट अफेक्टेड बाय बोनस इशू एज द रिटेन अर्निंग आर द ओनली कैपिटलाइज्ड। ये आगे आगे आपको समझाता हूं। जब कंपनी बोनस शेयर इशू करता है, कंपनी का नेट वर्थ चेंज नहीं होता, ठीक है, रिटेन अर्निंग सिर्फ कैपिटलाइज को किया जाता है। अब ये कैसे होता है मैं आपको आगे बताऊंगा सर, कि किस तरह से जब कंपनी बोनस देता है, ठीक है, एक के बदले एक बोनस दे दिया, आपके पास एक शेयर था, आपको एक शेयर दे दिया, तो इसमें नॉर्मली क्या होता है ना, कंपनी जो वैल्यूएशन है उसको स्प्लिट कर देता है बोनस देने के टाइम पे, और जैसे वो स्प्लिट करता है ना, ऑटोमेटिकली वो मैनेज हो जाता है। सिर्फ रिटर्न अर्निंग अगर पूछे तो वो कैपिटलाइज हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगा सर, थोड़ा रुक जाओ, आगे आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। ये जो किस तरह से रिटर्न अर्निंग कैपिटलाइज होता है, किस तरह से बोनस इशू अफेक्टेड होता है, मैं आगे आगे आपको क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूंगा। सर और भी चीजें होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको मैं क्या बोला कि आप कैश डिविडेंड ले सकते हो कंपनी से, मैंने कंपनी क्या कर सकता है, कैश डिविडेंड दे सकता है, स्टॉक डिविडेंड दे सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बता रहे कंडीशन ऑफ स्टॉक डिविडेंड और बोनस इशू। जब कंपनी स्टॉक डिविडेंड देता है या बोनस इशू करता है, तो कंपनी का कुछ कंडीशंस होते हैं। To issue bonus shares, the company needs to fulfill all the conditions given by Security Exchange Board of India. कंपनी बोनस इशू कर सकता है, बट जो भी करेगा सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से करेगा। The bonus shares are issued not in lieu of cash dividends. A bonus issue should be authorized by Article of Association. Again कंपनी लॉ का बात हो रहा है, ठीक है। आप बोनस इशू कर सकते हो, पर उसका अथॉरिटी आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अपने ही कंपनी में दर्ज करना पड़ेगा। एंड नॉट टू बी डिक्लेयर्ड अनलेस ऑल partly paid up shares have been converted into fully paid shares। अगर कंपनी का सारा पार्टली पेड शेयर जब तक फुल्ली पेड में बदल नहीं जाता, तब तक कंपनी बोनस शेयर इशू नहीं कर सकता। और साथ में ये भी कहते हैं सर, द कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर कंपनी को बोनस माने डिविडेंड देना है, ठीक है, स्टॉक डिविडेंड देना है, स्टॉक डिविडेंड माने शेयर के नाम पे डिविडेंड देना है, तो कंपनी का किसी भी तरह का मार्केट लोन बाकी नहीं रहना चाहिए, इंटरेस्ट वगैरह बाकी नहीं रहना चाहिए, स्टैट्यूटरी ड्यूज वगैरह में डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए, बाकी रह सकता है, डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। मैंने जिसका ड्यूज था टाइम पे नहीं दिया, पर आप शेयर होल्डर को बांट रहे हो, ये नहीं चलेगा। इसके बारे में मैं आप लोगों को जब लिवरेज पढ़ाया था, आई होप कि आपको पता होगा, क्योंकि जब मैं लिवरेज पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने आपको ना क्रोनोलॉजी समझाया था कि किसके बाद क्या होता है। जब एक कंपनी चलता है तो पहले रेवेन्यू कमाता है, फिर रेवेन्यू से कंपनी अपना खर्चा को माइनस करता है, रॉ मटेरियल, पावर फ्यूल, एम्प्लॉय कॉस्ट, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी एक्सपेंस है, फिर कंपनी को एक प्रॉफिट मिलता है, उसके कहते हैं EBITDA। फिर यहाँ से कंपनी क्या करता है, अपना डेप्रिसिएशन वगैरह को माइनस करता है, फिर कंपनी को क्या मिलता है, EBIT या PBIT मिलता है, ये भी कंपनी का प्रॉफिट हुआ। फिर इस प्रॉफिट से कंपनी क्या करेगा सर, इंटरेस्ट पे करेगा, जो लोन है लोन का इंटरेस्ट, यही वाला बात मैं कर रहा हूँ कि अगर आपका मार्केट में कोई लोन है, उसका टाइमली जो ड्यू है वो अगर आपने बाकी रखा ना, तो आपको डिविडेंड डिक्लेयर करने में रोक देगा। डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। या फिर कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज, स्टैट्यूटरी माने लीगल कुछ ड्यूज है जो सरकार ने आपको बोला था, मानो GST में कुछ ड्यूज था, इनकम टैक्स में कुछ ड्यूज है, तब भी आपको रोक देगा। बोनस शेयर्स आर टू बी इशूड ओनली फ्रॉम शेयर प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व एंड नॉट फ्रॉम कैपिटल रिजर्व। याद रखिए सर, बोनस शेयर कहां से इशू करते हैं, शेयर प्रीमियम अकाउंट से एंड फ्री रिजर्व से, एंड नॉट फ्रॉम कैपिटल रिजर्व ऑन अकाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट रिवैल्यूएशन। ठीक है, अब ये कुछ कॉन्सेप्ट अभी याद रखो, आगे आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, क्लैरिटी मिलेगा।
मैं आशा करता हूं कि आप लोग बात समझ पा रहे हो सर। ऐसे तो किसी का आवाज मुझे मिल नहीं रहा है, पर क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? मैं फिर से एक बार पूछ रहा हूँ। हाँ सर। ठीक है सर। अब यहाँ पर ना कुछ सवाल फिर आ जाता है सर, डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड का एडवांटेज क्या है? ठीक है, कंपनी के लिए, शेयर होल्डर के लिए। स्टॉक डिविडेंड का लिमिटेशंस क्या है? कंपनी के लिए, शेयर होल्डर के लिए। ठीक है, फिर डिविडेंड पॉलिसी क्यों कंपनी ले सकते हैं? ठीक है, ये बेसिकली और कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आगे जाके मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर पे बात करूंगा। ठीक है, तो पहले और 10 मिनट टाइम लो, थोड़ा सा और इसका बैकग्राउंड है थोड़ा क्लियर करो। थोड़ा क्लियर करो, थ्योरेटिकल बात भी हो जाएगा और कॉन्सेप्चुअल मैटर भी क्या जुड़ा हुआ है डिविडेंड के साथ, उसका भी आइडिया लग जाएगा सर। जैसे स्टॉक डिविडेंड जो अभी मैं बता रहा था, स्टॉक डिविडेंड माने कंपनी आपको कैश के बदले शेयर देगा। तो जब आपको कंपनी कैश के बदले शेयर देगा तो आपके हाथ में, माने शेयर होल्डर के हाथ में क्या फायदा है? देयर आर मेनी एडवांटेजेस बोथ टू द शेयर होल्डर्स एंड कंपनी। जैसे कि शेयर होल्डर का क्या फायदा, जब आपको स्टॉक डिविडेंड मिलता है, माने कंपनी कैश नहीं देगा, बदले में शेयर दे देगा। नो टैक्स इज पेबल बाय शेयर होल्डर ऑन स्टॉक डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। अगर वो इंडियन कंपनी से लिया है तो टैक्स का कोई मैटर नहीं आएगा, as it is not treated as dividend but capital asset under Income Tax Act 1961. And policy of paying fixed dividend per share, अगर कंपनी आपको फिक्स डिविडेंड पर शेयर में देता है and its continuation even after declaration of stock dividend will increase total cash dividend of the shareholder in the future। माने सिंपल बात है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगा। पहले आप 10 शेयर होल्ड करते थे, मानो अभी कंपनी ने आपको 10% बढ़ाया, माने और एक्स्ट्रा 1 मिला तो 11 शेयर हो गया। पहले आप 100 शेयर होल्ड करते थे, अभी आपको 10% बढ़ा दिया, माने पहले 100 था, अभी 110 हो गया। ठीक है, तो पॉलिसी ऑफ पेइंग फिक्स्ड डिविडेंड पर शेयर एंड इट्स कंटिन्यूएशन इवन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ स्टॉक डिविडेंड विल इंक्रीज द टोटल कैश डिविडेंड ऑफ द शेयर होल्डर इन फ्यूचर। फ्यूचर में आपका कैश डिविडेंड बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले आपको 100 शेयर के बदले मिलता था, अभी आपको 110 शेयर के बदले मिलेगा। कुछ ऐसा ही बात है। तो शेयर होल्डर का फायदा फ्यूचर में है, करेंटली तो नहीं है। कंपनी का फायदा क्या है? कंपनी का सबसे बड़ा फायदा है कि कंपनी अपने कैश को बचाना चाहता है। कंजर्वेशन ऑफ कैश फॉर मीटिंग प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि शेयर क्या है ना, शेयर बेसिकली एक माने नॉन कैश टाइप का वैल्यूएशन है, जिसका करेंटली कोई खर्चा नहीं है। तो कंजर्वेशन ऑफ कैश, ताकि अभी अगर कंपनी कैश बचा लेता है, सेव कर लेता है, तो कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट का जगह रहेगा। तो ये कंपनी का सबसे बड़ा फायदा है। एंड सुइटेबल इन कैश एंड कैश डेफिशिएंसी, सुइटेबल इन केस ऑफ कैश डेफिशिएंसी माने जब कंपनी का कैश क्रंच चलता है, कैश क्रंच चलता है, एंड रिस्ट्रिक्शन इंपोज्ड बाय लेंडर्स टू पे कैश डिविडेंड। और मानो लेंडर ने भी बोला कि भाई आप कैश डिविडेंड पे नहीं कर सकते, लेंडर माने जो कंपनी को लोन दिया है उसने भी बोला कि आप कुछ भी करो, कैश डिविडेंड पे ना करो, क्योंकि आपके पास इतना पैसा है नहीं ताकि आप बिजनेस ऑपरेट कर पाओ। तो इससे अच्छा है कि आप स्टॉक डिविडेंड दो, माने कंपनी अपने शेयर होल्डर को स्टॉक डिविडेंड प्रोवाइड करेगा। स्टॉक डिविडेंड प्रोवाइड करने से क्या फायदा है, समझ में आया ना सर? स्टॉक डिविडेंड में शेयर होल्डर का फायदा यह है कि उसको टैक्स देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो कैपिटल एसेट का पार्ट बन जाएगा। इन फ्यूचर इनकम टैक्स का अंदर आ जाएगा, कैपिटल गेन के अंदर ट्रीट हो जाएगा। जो लोग कैपिटल गेन जानते हो, आजकल वही टॉपिक रिसेंटली मैंने कवर अप किया सर। और जैसे जैसे आपका शेयर बढ़ता जाएगा, आपको फ्यूचर में बेनिफिट होगा एज ए शेयर होल्डर। पर कंपनी का फायदा है कि उसका कैश सेव हो जाएगा, क्योंकि आपको अभी पॉकेट से पैसा निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप अपने बिजनेस पे फोकस कर सकते हो। इसका कुछ लिमिटेशंस भी है। क्या लिमिटेशंस है? माने ड्रॉबैक, लिमिटेशन माने ड्रॉबैक। स्टॉक डिविडेंड का ड्रॉबैक ये होता है सर, द शेयर होल्डर, स्टॉक डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। आपको जब कंपनी एक्स्ट्रा शेयर देता है, आपका वेल्थ नहीं बढ़ता है सर, आपको एक्स्ट्रा शेयर जरूर मिलता है, तो एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं बढ़ता आपका। मैंने आपको मानो कोई कंपनी 10 शेयर के बदले 10 शेयर दिया, जो जब भी कंपनी बोनस इशू करता है ना, बोनस शेयर या स्टॉक डिविडेंड,
तो नॉर्मली आपका ओवरऑल जो वैल्यूएशन है वो सेम रहता है। माने आपके पास मानो 100 करके 10 शेयर था, टोटल वैल्यू 1000 टका है। जब कंपनी आपको बोनस दे देगा ना, तो कंपनी आपको बोलेगा 200 शेयर पर दाम को कम कर देगा, 5 टका करके 1000 टका। वो स्टॉक को स्प्लिट भी कर देता है साथों साथ। ठीक है, तो ये एक इकोनॉमिक इवेंट है। ये बोनस एज वेल एज स्प्लिट थोड़ा हैंड टू हैंड चलता है। ठीक है सर, अब मैं इसके बारे में बाद में बात करता हूँ। थोड़ा डिफरेंस भी है, स्प्लिट और बोनस पे डिफरेंस भी है, बट फिलहाल मैं आपको इतना ही समझा सकता हूँ करेंटली कि जब कंपनी आपको एक्स्ट्रा शेयर दे रहा है ना, फिलहाल तो आपको कोई फायदा नहीं है। This is because the declaration of stock dividend is a method of capitalizing the past earnings of the shareholders and is a formal way of recognizing earnings which the shareholders already own. It merely divides the company's ownership into a large number of share certificate. जेम्स पॉटरफील्ड बोल के एक बड़ा फेमस शेयर मार्केट या फाइनेंशियल गुरु थे, रिगार्ड स्टॉक डिविडेंड एज ए डिवीजन ऑफ कॉर्पोरेट पाई इनटू ए लार्जर नंबर ऑफ पीसेस। ठीक है, अगर कॉर्पोरेट कंपनी का जो शेयर है ना, ये अगर पहले मानो 4 हिस्सों से टूटा हुआ था, लेकिन जब कंपनी डिविडेंड देगा वो क्या करेगा, इस हिस्से को और ज्यादा बढ़ा देगा। वैल्यूएशन उतना ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ पीसेस बढ़ जाएगा। Stock dividend as a division of corporate pie into a larger number of pieces. Stock dividend does not give any extra or special benefit to the shareholder. His proportionate ownership in the company does not change at all. Stock dividend creates a favorable psychological impact on the shareholder and is greeted by them on the ground that it gives an indication of company's growth. ठीक है, समझ रहे हो सर? ये एक साइकोलॉजिकल फेवर करता है शेयर होल्डर के ऊपर, एंड इसलिए वो लोग ग्रीट करते हैं। इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ कंपनीज ग्रोथ। ऐसा लगता है कि कंपनी ग्रोथ कर सकता है इन फ्यूचर में, क्योंकि कंपनी कैश को बचा रहा है ना, और आपका शेयर होल्डिंग बचा रहे, तो फ्यूचर में आपको बेनिफिट में भी हो सकता है, बट करेंटली नॉट मच। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है स्टॉक डिविडेंड का शेयर होल्डर के हाथ में। कंपनी का क्या प्रॉब्लम है, स्टॉक डिविडेंड्स आर कॉस्टलियर टू एडमिनिस्ट्रेशन than cash dividend. It is disadvantage is the periodic small stock dividends are declared by the company as earning. अगर कंपनी टाइम टू टाइम ऐसा करता जाए, पीरियडिक स्मॉल स्टॉक डिविडेंड्स, हर पीरियड में स्टॉक डिविडेंड बढ़ाता जा रहा है, तो धीरे धीरे ना कंपनी का अर्निंग में इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग रन में तो शेयर होल्डर को देना पड़ेगा ना उसका हक का चीज। तो कंपनी का ये डिसीजन बार बार करने से कंपनी को महंगा पड़ सकता है। शॉर्ट रन में कंपनी सोच रहा है कि मेरा कैश नहीं निकल रहा है, अच्छा है, पर लॉन्ग रन में यही चीज कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉब्लम में डाल सकता है। ठीक है, ये डिसएडवांटेजेस लॉन्ग रन में पड़ जाएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन में इसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। कैश डिविडेंड्स नॉर्मली बेहतर है। ठीक है, तो डिपेंड करता है, कंपनी अपने सिचुएशन वाइज डिसीजन लेते हैं। अब आप बोलोगे सर सिचुएशन पता कैसे चलेगा? तो इसी के लिए तो आगे बढ़ रहे हैं, इस टॉपिक के पीछे क्यों भाग रहे हैं, इस टॉपिक के पीछे आपको वही पता लगेगा कि आखिर कंपनी क्यों करते हैं ऐसा। जैसे अभी बात करेंगे सर सिग्निफिकेंस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी पे। अच्छा प्लीज मुझे थोड़ा सा बीच बीच में मैं पूछताछ भी करूंगा, বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? हाँ सर, ও তথা আছিস তথা সম্পদ বোঝা যাচ্ছে? রবি নীল बोलो सर। सर सिग्निफिकेंस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी का कुछ सिग्निफिकेंस भी है, कुछ क्या बहुत ज्यादा। जैसे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में जब भी बात होता है, इक्विटी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। इक्विटी माने शेयर। इक्विटी कैन आइदर रेज्ड एक्सटर्नली थ्रू इशू ऑफ न्यू शेयर्स, जिसको हम लोग पब्लिक सेक्टर में बोलते हैं ना, न्यू शेयर इशू करो, या फिर कंपनी इंटरनली भी जनरेट कर सकता है थ्रू रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग माने कंपनी के पास एग्जिस्टिंग जो सरप्लस है, कंपनी वहां से भी अपना फाइनेंसिंग कर सकता है, उसको रिटेन अर्निंग कहते हैं। या फिर न्यू शेयर होल्डर को बोल सकता है कि भाई आप और पैसा दो। तो फॉर इक्विटी रिटेन अर्निंग्स आर प्रेफरेबल। फॉर इक्विटी रिटेन अर्निंग आर प्रेफरेबल बिकॉज दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा रिजर्व है, एक्स्ट्रा पैसा अगर कंपनी के पास है, और कंपनी को जो कैपिटल का जरूरत पड़ता है, फाइनेंसिंग डिसीजन बने व्हेन कंपनी इज नीड्स ऑफ कैपिटल,
ओके। जब कंपनी को कैपिटल का जरूरत पड़ेगा, अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा है तो इट्स ओके, तो फिर आपको बाहर से न्यू शेयर इशू करने का भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये सर ये हमेशा मिलता नहीं है, और ऊपर से न्यू इशू शेयर को इशू करने के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा, ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा, मर्चेंट बैंकर का कमीशन लगेगा, बहुत बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। और ये कोई 10-20 लाख का मैटर नहीं है ना सर, कम से कम 100 करोड़ एंड मोर देन दैट। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, ठीक है, 2000 करोड़, 10,000 करोड़, कोई छोटा मोटा रकम नहीं चलता है। और जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना ज्यादा मार्केट से उसको रेज करने का कॉस्ट पड़ जाएगा। इसीलिए कंपनी प्रेफर करेगा कि रिटर्न अर्निंग अगर है कंपनी के पास एग्जिस्टिंग, वो सबसे अच्छा है। बट बोल रहा सर इतना अच्छा बात नहीं है, मैंने रियलिटी में इतना सुविधा तो मिलता नहीं है। whether to retain or distribute the profits from the basis of decision. Further payment of cash dividend reduces the amount of funds required to finance profitable investment opportunities, thereby restricting its financing options. अगर आप डिविडेंड पे कर दोगे तो फिर आपका रिजर्व कम हो जाएगा, रिजर्व कम हो जाएगा तो रिटर्न अर्निंग कम हो जाएगा, रिटर्न अर्निंग कम हो जाएगा तो फिर फर्दर कैपिटल बाहर से उठाना पड़ेगा। इन दिस बैकड्रॉप द डिसीजन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। ऐसे सिचुएशंस में कुछ डिसीजन फॉलो करना पड़ता है। सवाल है, दो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Whether the organization has opportunities in hand to invest the profit if returned. क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास या कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी है इसको इन्वेस्ट करने का प्रॉफिट को, अगर वो रिटर्न करता है, मैंने डिस्ट्रीब्यूट ना करके अगर अपने पास रखता है, तो क्या किसी न्यू एवेन्यू में उसको इन्वेस्ट करके रिटर्न कमा सकता है कंपनी? क्योंकि घर में पड़ा रहेगा तो ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, ऊपर से उसको मेंटेन करने का अलग कॉस्ट है। Whether the return on such investment will be higher than the expectation shareholders, that is key. माने अगर आप मार्केट में उसको इन्वेस्ट कर देते हो किसी एवेन्यू में, किसी ऐसे जगह में, क्या वो करंट शेयर होल्डर का जो कॉस्ट है इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा? माने मार्केट से शेयर इशू करने में जितना खर्चा लगा, क्या उससे ज्यादा मिलेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? ये मायने रखता है कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना है। ओके सर, अब अभी बहुत सारा चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूँ सर, समझाने से ज्यादा ये चाह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को समझे, ठीक है, कि कितना सारा चीज मन में सवाल पैदा कर रहा है कि सर डिविडेंड देने के साथ ये सब चीज क्या कनेक्शन रखता है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजंस में प्रॉब्लम कर सकता है। वेल्थ मैक्सिमाइज डिसीजंस, फाइनेंस का एक बेसिक क्राइटेरिया है प्रॉफिट मैक्सिमाइज एज वेल एज वेल्थ मैक्सिमाइज। रेगुलर बेसिस में प्रॉफिट बढ़ाओ और लॉन्ग टर्म में वेल्थ बढ़ाओ। रेगुलर बेसिस में प्रॉफिट बढ़ाओ, लॉन्ग टर्म में वेल्थ बढ़ाओ, यही मेन कॉन्सेप्ट है फाइनेंस का। सो अंडर दिस डिसीजन वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम एज टू व्हाट अमाउंट ऑफ डिविडेंड शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। डिविडेंड देना है तो कितना देना है, जिसे कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो या डीपी रेशियो। क्या बोलेंगे सर? डिविडेंड पे आउट रेशियो in relation to market price, in relation to current market price. So because of market imperfections and uncertainty, क्योंकि मार्केट एक imperfect जगह है, मार्केट परफेक्ट नहीं हो सकता and uncertain है, shareholders give more importance to near dividends than future dividends. shareholder को जल्दी जो डिविडेंड मिले उसी को ज्यादा सम्मान देता है, फ्यूचर में क्या मिलेगा इसके बारे में शेयर को ना बड़ा डर लगता है। क्यों? पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। जैसे अभी देखो ना, मिडिल ईस्ट में वार छिड़ गया, मार्केट गिर सकता है, लोगों को डर लग रहा है, इससे अभी जो मिलेगा उसके बारे में सोचे, फ्यूचर में क्या पता। इसीलिए मार्केट इम्परफेक्शंस, अनसर्टेनिटी, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड अभी जो मिले उसी के बारे में दिमाग लगाते हैं, फ्यूचर में क्या मिलेगा उसको ज्यादा नहीं सोचता। क्या कैपिटल गेन होगा फ्यूचर में डजंट मैटर, अभी अगर कुछ दे रहा है कंपनी तो ले लो। सो पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स डायरेक्टली। जितना दाम पे कंपनी डिविडेंड दे देगा ना, जितना मार्केट से डिविडेंड निकाल जाएगा, उतने वैल्यूएशंस पे कंपनी का शेयर गिर जाता है।
हायर डिविडेंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड लो डिविडेंड डिक्रीज इट। कंपनी अगर हाई लेवल ऑफ डिविडेंड इंक्रीज करेगा, ठीक है, हायर डिविडेंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ शेयर्स, अगर कंपनी डिविडेंड बढ़ाता है तो कंपनी का शेयर का वैल्यू तो बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन उसके प्राइस में इंपैक्ट पड़ेगा। लो डिविडेंड डिक्रीज इट, अ प्रॉपर बैलेंस हैज टू बी स्ट्रक बिटवीन दीज टू अप्रोचेस। ये समझना थोड़ा सा टाइम लगेगा सर। हायर डिविडेंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड लो डिविडेंड डिक्रीज इट, क्योंकि शेयर होल्डर नाखुश हो जाते हैं। क्योंकि जब कंपनी डिविडेंड देता है ना, अगर ये पता लगता है कि कंपनी डिविडेंड देता है, पहले से ज्यादा लोग उस कंपनी के शेयर को परचेस करने के लिए भागता है, तो ऑटोमेटिकली शेयर का वैल्यू बढ़ जाता है। और जब पता चलेगा कि मार्केट में कंपनी लो डिविडेंड दे रहा है, तो काफी लोग उस कंपनी के शेयर को छोड़ के निकल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसका दाम गिर जाता है। लेकिन डिविडेंड डिक्लेयर के बाद फिर से थोड़ा सा कंपनी का शेयर गिरता है, वो अलग बात है, मैं उस पर बाद में आता हूँ। आपको बात समझ में आया सर? हायर डिविडेंड क्यों शेयर का दाम बढ़ाता है और लोअर डिविडेंड क्यों शेयर का दाम गिराता है? अरे कुछ समझ में आ रहा है सर? माने जब कोई कंपनी डिक्लेयर करता है ना कि मैं डिविडेंड देने वाला हूं, आप देखिएगा कि जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है ना, उस कंपनी का शेयर का वैल्यू में चेंजेस देखने को मिलता है। वो पहले से ज्यादा भागता है। क्यों? क्योंकि पहले जो लोग शेयर खरीदा नहीं था, उनको लगता है कि अभी खरीद लेते हैं, क्योंकि कंपनी कंपनी डिविडेंड देने वाला है, और ये खबर मार्केट में फैल जाता है, ठीक है, और तब शेयर का वैल्यू बढ़ता है। और जब पता चलता है कि डिविडेंड देगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली शेयर में थोड़ा सा आपको वैल्यू कम देखने को मिलेगा। क्योंकि शेयर होल्डर का लॉजिक ये है कि हम नियर लेवल देखते हैं, फ्यूचर नहीं देखेंगे। कि फ्यूचर देखने का मतलब क्या है कि कंपनी अभी जितना दे रहा है ले लो, अगर अभी ना दे के बोलेगा कि भाई अभी हम लोग मार्केट में लगाएंगे फिर कमाएंगे, ये वाला चीज ना शेयर होल्डर को पसंद नहीं है। तो दे डोंट लाइक फ्यूचर डिविडेंड, दे लाइक द करंट डिविडेंड, नियर डिविडेंड। ये ব্যাপারটা বোঝা গেল? কি রে বল স্যার। हेलो, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ তথা সম্পদ নীল। স্যার, কিছু কোম্পানি তো আছে যারা ডিভিডেন্ড দিতে চায় না, বিশেষ করে যেগুলো গ্রোথ লেভেল কোম্পানি বা ভ্যালু ইনভেস্টিং এ থাকে, তারা তো স্যার ডিভিডেন্ড দিতে চায় না। ক্যাশ রিচ কোম্পানি হলে आलादा ব্যাপার। ऑब्वियसली जब कंपनी ग्रोथ फेज में होगा, ऑब्वियसली वो डिविडेंड नहीं देना चाहेगा, उसका शेयर का ग्रोथ के पीछे का दूसरा कारण। बट मैं यहाँ पर जिस पॉइंट में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर वैल्यू क्रिएशन में बात नहीं हो रहा है सर। एकदम सीधा सीधा बात है कि कंपनी सिंपल बिजनेस करेगा, डिविडेंड देगा। अगर डिविडेंड देना चाहेगा तो पहले से ज्यादा लोग अट्रैक्ट होगा, जो कंपनी डिविडेंड देगा उसका शेयर परचेस करेगा। तुम जिस तरह का कंपनी के बारे में बात कर रहे हो ना, तो वो न्यू जनरेशन कंपनी है, जो अभी शायद उतना मार्केट नहीं बनाया, उतना प्रॉफिट नहीं कर रहा है, पर फिर भी लोग उसका शेयर खरीद रहा है। दैट्स अ डिफरेंट अप्रोच। बट फिलहाल जो नॉर्मल मार्केट कॉन्सेप्ट है कि जो कंपनी वेल्थ कमाते हैं, ठीक है, उनके शेयर के पीछे लोग नॉर्मली भागते हैं, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट आज भी मार्केट में देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा रुक जा, मैं ये सब बातें ना प्रैक्टिकली बताऊंगा क्वेश्चंस के साथ साथ, ठीक है। अभी थियोरेटिकली बोल रहा हूँ कुछ बातें, शायद थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा नहीं, ठीक है। मैं धीरे धीरे आपको कैलकुलेशंस में आऊंगा ना, तो आपको देखना धीरे धीरे और समझ आएगा। तो व्हेन द फर्म इंक्रीजेस इट्स रिटेन अर्निंग, शेयर होल्डर्स डिविडेंड डिक्रीजेस। जब कंपनी अपने रिटेन अर्निंग बढ़ाता है, रिटेन अर्निंग माने प्रॉफिट का पार्ट कंपनी अपने बिजनेस के लिए रख लेता है, तो ऑटोमेटिकली डिविडेंड कम हो जाता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली मार्केट प्राइस से इफेक्ट करता है। यूज ऑफ रिटेन अर्निंग टू फाइनेंस प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज द फ्यूचर अर्निंग पर शेयर, है ना। अगर कंपनी अर्निंग अभी बचा लेता है, रिटर्न अर्निंग कर लेता है, और कंपनी अपना फाइनेंस का पैसा बचा लेता है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये भी शेयर प्राइस को इम्पैक्ट करता है। दिस इज बिकॉज शेयर होल्डर एक्सपेक्ट दैट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर क्या एक्सपेक्ट करता है कि अगर कंपनी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में कंपनी अच्छा रिटर्न दे। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि काफी कंपनी अगर अभी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करे बट फ्यूचर में देगा, तो ये भी अप्रोच है। Increase in dividend may cause to firm to forgo investment opportunities for lack of funds.
and thereby decrease the future earning per share. कंपनी फ्यूचर में हायर अर्निंग दे सकता है, may lead to higher return for them in future. On the other hand, increase in dividends. अगर कंपनी अभी डिविडेंड दे देगा, इसका मतलब कंपनी फ्यूचर में ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है. तो ये पूरा डिपेंड करता है सर कि कंपनी क्या फोकस कर पा रहा है, इस पे आपको समझ में आएगा. जब कंपनी को समझ में नहीं आएगा, वो अपना पैसा मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा. जब उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है, उसका पूरा गोल एकदम क्लियर है, तो ऑटोमेटिकली वो उस पैसे को रिटर्न करेगा और प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी में डालेगा. इसमें भी शेयर का दाम बढ़ता है जब लोगों को समझ में आ जाता है. सर मैं आपको बोला ना, इजी टू अंडरस्टैंड पर डिफिकल्ट टू implement. Management should develop a dividend policy which divides net earning into dividends and return earning in an optimum way so as to achieve the objective of wealth maximization for shareholders. जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रहते हैं, जो फाइनेंस का पार्ट संभालते हैं कंपनी का, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि भाई कुछ ऐसा करो कि शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए. Such policy will be influenced by investment opportunities available to the firm and value of dividends as against capital gains to shareholder. तो डिविडेंड पॉलिसी का ये हो गया मतलब सिग्निफिकेंस. ठीक है, अभी सिग्निफिकेंस को समझ पाना थ्योरेटिकली एक थ्योरी की तरह है, पर प्रैक्टिकली ये कुछ पॉपुलर मेथड के ऊपर डिपेंड करता है. अब आपके साथ में कुछ क्वेश्चन आंसर करने से आपको थोड़ा सा जरूर समझ में आएगा. ठीक है, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन एंड डिविडेंड पॉलिसी, जो आपको मैं धीरे धीरे आपको प्रैक्टिकली एक एक अप्रोच के साथ बताऊंगा सर. ईपीएस का, डीपीएस का, मैंने अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, जैसे यहाँ पर आप लोगों को मैं फाइनेंशियल शो कर रहा था ना, ये देखो, ये कैलकुलेशन करना आप लोगों को पता है. ईपीएस तक तो आता ही सबको, अब धीरे धीरे मैं डीपीएस तक की भी बात करूंगा. और ये ईपीएस डीपीएस का क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्टिविटी है, क्या रिलेशन है, सब धीरे धीरे समझ में आएगा. सब कुछ धीरे धीरे समझ में आता जाएगा सर. बस थोड़ा सा पेशेंस जैसे आप लोग हमेशा रखते हो. ठीक है, अच्छा चलो एक छोटा सा एग्जांपल करें. क्वेश्चन है सर, रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न अर्निंग एंड ग्रोथ. एक जनरल क्वेश्चन है कि अगर कंपनी अपना अर्निंग रिटर्न कर लेता है, इसके साथ कंपनी का ग्रोथ का क्या कनेक्शन. इसके लिए एक फॉर्मूला है, ग्रोथ इक्वल्स टू बी आर. सर फॉर्मूला हवा में नहीं बना है, फॉर्मूला बनता है कॉन्सेप्ट से. फॉर्मूला हवा में नहीं बनता है, फॉर्मूला बनता है कॉन्सेप्ट से. सो इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन फॉर्मूला इज ऑल्सो क्लियर. बाकी फॉर्मूला रटोगे तो रटते रह जाओ. ग्रोथ इक्वल्स टू बी आर. बी फॉर रिटेंशन रेशियो, आर फॉर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड जी फॉर ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म. फर्म माने बिजनेस या कंपनी. Let us understand this relationship between return earning and growth with the help of the following example. चलो समझने का कोशिश करते हैं. कहता है कि सपोज देयर आर टू कंपनीज. ओके, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, थोड़ा फोकस करिएगा. सपोज देयर आर टू कंपनीज, A Limited and B Limited, having capital employed of 50 lakh in terms of equity share. दोनों कंपनी मार्केट में 50-50 लाख कैपिटल डाला है, कैपिटल एम्प्लॉय किया है बिजनेस में, और जो भी ये शेयर्स के थ्रू से है, कोई लोन वगैरह नहीं है. 100 ईच आर अर्निंग एट द रेट 20%. एक एक शेयर का दाम है 100% करके 20% करके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इस तरह का कॉस्ट है. बोथ हैव सेम कैपिटल स्ट्रक्चर एंड सेम आरओआई, बट दोनों का डिविडेंड पॉलिसी अलग है, ए लिमिटेड का एज वेल एज बी लिमिटेड. ए लिमिटेड का अर्निंग बता रहा है सर 20%, बी लिमिटेड का भी अर्निंग है 20%. तो कंपनी यहां पर क्या बता रहे हैं सर, कंसीडर द अदर थिंग्स टू रिमेन सेम, द पोजीशन ऑफ बोथ कंपनीज ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर. अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ है उसका एक सिनेरियो आपके सामने रखा है, जस्ट थोड़ा सा देखे. 20% अर्निंग यहां पर कर रहे हैं, 50 लाख कैपिटल दिया, उसका 20%. तो अगर 50 लाख इन्वेस्ट किया है, उसका 20% कितना हो जाएगा, 10 लाख.
तो ये 50 लाख इन्वेस्ट करके ये भी 20% कमा रहा है, तो ये भी 50 लाख इन्वेस्ट करके 20% कमा रहा है, 10 लाख। नाउ ए लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट 100% ऑफ इट्स अर्निंग। जितना कमा रहा है वो सारा का सारा डिविडेंड दे रहा है। 10 लाख कमाए तो 10 लाख ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पर बी लिमिटेड 10 लाख कमा रहा है तो 50% डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, 5 लाख। ओके, बड़ा सिंपल सा कहानी। तो ए लिमिटेड ने जितना कमाया उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिविडेंड के नाम पे, ठीक है। तो रिटर्न अर्निंग ए लिमिटेड का क्या हो गया? नहीं, बी लिमिटेड का रिटर्न अर्निंग क्या होगा? 5 लाख। 10 लाख था, 5 लाख डिविडेंड दिया, 5 लाख अभी भी है। अब हिसाब देखो आप, करेंट ईयर में एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है? 50 लाख। इसका भी एग्जिस्टिंग कैपिटल है 50 लाख। इसका एग्जिस्टिंग रिटर्न अर्निंग कितना है नील? इसका एग्जिस्टिंग रिटर्न अर्निंग कितना है? 5 लाख। अब इसका कैपिटल एम्प्लॉयमेंट देखो, 50 लाख से नील कुछ तो बचा नहीं, तो 50 लाख ही रह गया। बट इसका 5 लाख रिटर्न अर्निंग हुआ ना, इस साल का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो जोड़ गया, तो 55 लाख, 55 लाख। अब इसका अर्निंग कितना हो गया? 50 लाख का 20% तो 10 लाख। इसका अर्निंग कितना हो गया? 55 लाख का 20% 11 लाख। Hence, with the help of above example, it is easy to understand that how return earning lead to growth. अगर कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है और अगर उसके पास रिटर्न अर्निंग है तो कंपनी ग्रोथ कर सकता है। लेकिन अगर कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है और वो रिटर्न करना नहीं चाहता बिकॉज उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है, तो इन दैट केस कंपनी का ग्रोथ भी रुक जाएगा। ऑब्वियस बात है, शेयर होल्डर को फिलहाल तो डिविडेंड मिल गया है, लेकिन जो कंपनी ग्रोथ स्टेज में रहेगा वो फ्यूचर में भी अपने शेयर होल्डर को और भी देता रहेगा। बोलो सर, जी इक्वल्स टू बी आर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ग्रोथ इक्वल्स टू रिटेंशन रेशियो, ग्रोथ इक्वल्स टू रिटेंशन रेशियो एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बात क्लियर है सर? हाँ सर, ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ? दिमाग में बोलो। मैं तब से आपको थियोरेटिकली समझा रहा था, अब आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का सामना करना पड़ा। ব্যাপারটা বোঝা গেছে? মাথায় যাচ্ছে? हाँ सर। কথা বুঝতে পারা গেল? নীল, রবি, সমন্বিতা, बोलो सर। हेलो। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके पास, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि आप देखो सर, सिंपल बात है, जब कंपनी के पास ग्रोथ होता है तो कंपनी, जैसे स्टॉक मार्केट में भी हम लोग इस तरह का चर्चा करते हैं कि जब मेरे पास ग्रोथ है तो मैं रिटर्न करूंगा, डिविडेंड कम दूंगा। अगर मेरे पास ग्रोथ नहीं है तो मैं पैसा को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, क्योंकि फालतू अपने पास रखने का भी एक कॉस्ट पड़ता है। उससे अच्छा है कि शेयर होल्डर एंजॉय करे। बड़ा सिंपल सा कहानी। अब बात आता है सर डिटर्मिनेशन ऑफ डिविडेंड डिसीजंस। अब डिविडेंड डिसीजंस कोई आसान चीज तो है नहीं। जब कंपनी डिविडेंड देना चाहता है उसके लिए कंपनी के पास फंड्स का अवेलेबिलिटी होना चाहिए, कैपिटल का कॉस्ट चेक करना चाहिए। इसके ऊपर एक अलग चैप्टर ही होता है, केसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, डेप्ट इक्विटी रेशियो, स्टॉक प्राइस, शेयर का दाम देखना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन हैंड, मैंने कितना जगह है जहां कंपनी अपना पैसा लगा के रिटर्न कमा सकता है। ज्यादातर केस में दिस इज द बिग इशू। सही मैनेजमेंट या सही बड़ा सोच होना पड़ता है, तब जाके आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। अगर मैं रिलायंस का बात करूं या रिसेंट ट्रेंड में इंडिया में अदानी का बात करूं, ये अपॉर्चुनिटी देखा है, इसलिए इनको जितना प्रॉफिट हुआ है ना लास्ट फ्यू इयर्स में, ये सारा पैसा ना इन्वेस्ट किया है ऐसा जगह में जो अगले टाइम के लिए देश का एक बहुत बड़ा कैपिटल, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो आगे रिटर्न देगा। जैसे अगर मैं रिलायंस का बात करूं, आप सभी को ही जानते हो, रिलायंस मेनली कमाते हैं ऑयल से, ऑयल रिफाइनरी, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, ठीक है, कपड़ा, ये मेन एरिया है रिलायंस का। सबसे ज्यादा ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल्स एंड
इंडस्ट्रियल केमिकल एटसेट्रा, ये मेन बिजनेस है। इसके अलावा रिलायंस देखो आजकल जियो में इन्वेस्ट कर दिया। ये जो जियो का जो नया 4G 5G नेटवर्क पहले तो नहीं था, तो टाइम के साथ साथ इन्होंने अपना अपॉर्चुनिटी को चेंज किया। अभी ऑयल में पैसा कम डाल रहा है, कंपेयर टू जियो में ज्यादा डाला। ठीक है, रिसेंटली रिटेल सेगमेंट में भी रिलायंस काफी फोकस किया है, तभी जियो मार्ट बनाया। ठीक है, तो मैं कहना ये चाहता हूं कि डिपेंड करता है कि देखो पैसा और भी कंपनीज के पास है, पर ये ना देखने वालों की नजरिया पे है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के ऊपर है, मार्केट एक्विजिशंस के मैटर में है। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। अदानी आजकल मार्केट को लिया है, बट अदानी तो काफी नया है सर कंपैरेटिवली। उससे पहले सिमिलर फील्ड में और भी कंपनीज था, पर जो अदानी ने करके दिखाया ना, ये बाकी लोग नहीं करके दिखाया। इससे पहले और भी लोग पैसा कमाया है, उनके पास भी पैसा था, पर गौतम अदानी का जो मतलब अपकमिंग सोच है ना, अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है ना, यही इनको बाकी से स्टैंड आउट किया है, इसीलिए नाम भी मिला है। ठीक है, so investment opportunities in hand is not a मतलब very easy thing, but obviously एक बहुत बड़ा चीज है। एंड ऑब्वियसली IRR, जब आप लोग कैपिटल बजटिंग पढ़े थे या रिसेंटली कवर किए हो, आपको पता होगा कि मैंने वहां पर IRR के बारे में बात करता हूं। किसी भी प्रोजेक्ट का इंटरनल रिटर्न जनरेट करने का ताकत इज मोर देन दी, अगर IRR किसी प्रोजेक्ट का किसी से ज्यादा होता है तो अच्छा है कि आप प्रोजेक्ट में डालो। ठीक है, if the internal rate of return is more than the cost of return earning, it is better to distribute the earning as much as possible. अगर कंपनी का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न is more than the cost of return earning, it is better to distribute the earning as much as possible. फिर ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्री, किस तरह का इंडस्ट्री में आप हो। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ शेयर होल्डर्स, और कुछ लीगल मैटर्स भी हैं। ठीक है, कि कंपनी लीगली कैसे इसको मैनेज करेगा, एंड टैक्सेशन ऑल्सो, टैक्सेशन पार्ट ऑल्सो। ये सारा खेल मायने रखता है कि कंपनी डिविडेंड में क्या करेगा, डिविडेंड डिसीजंस को कैसे देखेगा। ये इंडिया का बात कर रहा हूँ, सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो डिविडेंड डिसीजंस के बारे में बात करता है कि कहां से डिविडेंड दे सकता है, आउट ऑफ द प्रॉफिट, और प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होगा। ये मैंने लॉ में भी पढ़ाया, यहाँ पर भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन इन डिविडेंड पॉलिसी, कंपनी का फाइनेंशियल नीड क्या है, कंपनी किस स्टेज में है, मैच्योर कंपनी है कि ग्रोथ कंपनीज है। काफी सारा क्वेश्चन मन में है सर, जो आपके साथ में डील करूंगा। कॉन्स्टेंट्स ऑन पेइंग डिविडेंड्स, डिविडेंड पे करने में लीगल प्रॉब्लम हो सकता है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो सकता है, कैपिटल मार्केट एक्सेस प्रॉब्लम हो सकता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का प्रॉब्लम हो सकता है, शेयर होल्डर का डिजायर का प्रॉब्लम हो सकता है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर देना पड़ता है, कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ नेट अर्निंग का एक मैटर हो सकता है। सर ये सारा मैटर क्या कब बताएंगे सर? नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, आज बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल डिस्कशन किया, एक हल्का सा एग्जाम्पल डिस्कस किया आप लोगों के साथ। नेक्स्ट क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास आपके साथ डिविडेंड डिसीजंस के बारे में जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है ना, लास्ट में जो बता रहा था सरकारी मैटर, वो भी बात करूंगा, और डिविडेंड थ्योरीज में बात करूंगा, इररिलेवेंस एज वेल एज रिलेवेंस विद कैलकुलेशंस। मैंने नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिकल में बात ज्यादा होगा। ऐसे आप लोगों को दोनों चाहिए सर, प्रैक्टिकल भी जानना है, थ्योरी भी जानना है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज का क्लास में इतना ही रखता हूँ सर। आप लोगों को मैं नोट शेयर कर देता हूँ, हो सके ना तो मैं जितना पढ़ाया और जितना थ्योरेटिकल पार्ट है, आप चाहो तो एक बार ना गो थ्रू करके रखो। दिस इज माय रिक्वेस्ट, तो आप प्लीज गो थ्रू करके रखो। ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वैल्यूएशन करना सिखा पाऊँ। ठीक है, ओके सर। ओके सर, बाय सर, गुड नाइट। স্যার ওটা একটু পাঠিয়ে দেবেন তাহলে আমাদের প্লিজ। আচ্ছা, পাঠাবো পাঠাবো, একটু লিখে রাখিস, আমাকে পাঠিয়ে দেবো। আমি লিখে দিচ্ছি। রাখছি স্যার। ओके सर, बाय, गुड नाइट सर।